पिछले भाग में आपने देखा कि निखिल के उन गर्म सांसों के उसके चेहरे से टकराते ही कृतिका का पूरा बदन कांप उठा। शर्माहट से कृतिका के गाल पूरी तरह से लाल हो गए थे। उसकी पलकें झुकी हुई थी, जो उठने का नाम ही नहीं ले रही थी। यह निखिल के होठों का उसके बदन को छूने से हुआ असर था। निखिल ने इस दौरान एक लंबी सांस लेते हुए कहा, तुम कह रही थी कि मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं। अचानक कृतिका ने अपनी फीलिंग्स पे काबू पाया, लेकिन निखिल के होठों ने जो उसके साथ किया था उससे वह अभी भी बुरी तरह कांप रही थी। कृतिका ने अपनी पलकें उठाई। उसने निखिल के कान के निचले हिस्से को अपने होठों से सटा हुआ देखा। चूंकि कृतिका निखिल को खुद से दूर नहीं धकेल सकती थी, इसलिए उसने अपने धड़कते दिल को थामा और उस काम के लिए हिम्मत जुटाई जो वो आगे करने जा रहे थे। उसने धीरे से अपना मुंह खोला और पूरी ताकत के साथ निखिल के कान के किनारे को अपने दांतों के बीच बेरहमी से दबा दिया। आह! दर्द से तड़पकर निखिल ने कृतिका को अपनी पकड़ से आज़ाद कर दिया। इतनी जोर से कोई काटता है क्या? कान मरोड़ लेती यार। काटने की क्या जरूरत थी? कृतिका ने निखिल को फिर से दूर धकेलना चाहा, लेकिन निखिल ने कृतिका को इस बार अपनी दोनों बाहों में और भी ज्यादा कस के थाम लिया। फाइनली कृतिका हार मान बैठी। उसने निखिल के चेस्ट पे गुस्से में लगातार जोर जोर से मुक्का मारते हुए ऊंची आवाज में कहा, निखिल, आपने मुझसे कहा था कि आप एक अच्छे इंसान हैं और आप दोबारा मेरे साथ कोई गलत हरकत नहीं करेंगे। शायद आप अपनी ही कही बात भूल गए हैं। कृतिका के गाल, जो थोड़ी देर पहले शर्माहट से लाल थे, अब वो गुस्से से किसी दहकते अंगारे की तरह लाल हो गए थे। फिर भी गुस्से में होने के बावजूद वो और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। निखिल खुद भी फ्रस्ट्रेटेड हो चुका था। अगर वो आगे भी अच्छा इंसान बने रहने में लगा रहता तो राघव कृतिका के दिल में जगह बना लेता, या शायद कोई और। मैं कुछ भी नहीं भूला हूँ। मैं बस तुम्हें अपने दिल का हाल बतलाना चाह रहा हूँ और तुम्हारे दिल में अपने लिए जगह बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। निखिल फिर से कृतिका को परेशान करने के लिए उसके करीब बढ़ने लगा और उसके नोज का बाहरी हिस्सा लगभग कृतिका के नोज से टच करने ही वाला था। उसकी गर्म सांसें फिर से कृतिका से टकराने लगी थी। कृतिका के चेहरे से टकराते हुए निखिल की गर्म सांसों ने उसे बेहाल कर दिया था। वह चाहकर भी सांस नहीं ले पा रही थी। फिर उसने किसी तरह कहा, क्या आप प्लीज अपनी सीट पर जाएंगे? निखिल ने उसकी बात ठुकराते हुए कहा, मैंने कहा ना, मैं तुम्हारे दिल में अपने लिए जगह बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। कृतिका ने अपनी भौहें उठाई और सवाल किया, क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। इसके अलावा और क्या रीजन हो सकता है? निखिल ने रिप्लाई किया। कृतिका ने यह कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। ना ही उसने ऐसा कोई सपना देखा था कि निखिल जैसा कोई लड़का कभी उसे पसंद करेगा। मैं कुछ खास खूबसूरत लड़की नहीं हूँ, खासकर आपके जैसे इंसान के लिए। ना ही आपके पास लड़कियों की कोई कमी है जो आपको पसंद करती है। वो सब एक से बढ़कर एक खूबसूरत और टैलेंटेड है। फिर सब मुझसे कहीं ज़्यादा बेहतर है। फिर ऐसा क्या है मुझ में जो आपको पसंद है? उसके पिछले जन्म में निखिल ओबराय एक ऐसा इंसान था जिसे कृतिका दिल ही दिल में बहुत एडमायर करती थी। जो उससे कोसों दूर था, फिर भी वो उसकी एक झलक दूर से ही पाने को बेताब रहती थी। लेकिन वो जानती थी कि निखिल वो इंसान था जिसके बारे में वो पूरी जिंदगी बीत जाने के बाद भी कुछ भी नहीं जान पाती। उसके करीब आना तो दूर की बात थी। इस जन्म में किस्मत से वो निखिल को कुछ हद तक जान पाई थी, लेकिन उसके साथ किसी रिलेशनशिप के बारे में उसने सपने में भी नहीं सोचा था। इसके अलावा कृतिका के साथ जो कुछ घटा था, उसके कारण किसी भी रिश्ते के लिए उसके दिल में कोई जगह नहीं बची थी। उसकी माँ अनुराधा ने बीरेंद्र के लिए कितना कुछ सहा था। हर मुश्किल में उन्होंने उसका साथ दिया था। फिर भी अंत में बीरेंद्र ने क्या किया? उसने भी उन्हें धोखा ही दिया। और अनिकेत कृतिका के बचपन का प्यार था, लेकिन उसने भी सोनाली के लिए उसे धोखा दिया। जब अनिकेत जैसे लड़के को वह पसंद नहीं आई, तो निखिल जैसा अमीर इंसान जिस पर मर मिटने वाली लड़कियों की कोई कमी नहीं थी, वह उसे कैसे पसंद कर सकता था? कृतिका विश्वास नहीं कर पा रही थी कि निखिल उसे पसंद करता है। निखिल ने धीमे और सीरियस टोन में कहा, क्योंकि मेरी 30 साल की पूरी जिंदगी में
तुम इकलौती लड़की हो जिसने मेरे दिल को छुआ है। दूसरी लड़कियों की तरफ आज तक मैंने कभी देखा तक नहीं। उनके करीब जाना और उन्हें किस करना तो दूर की बात है। इस पूरे समय में कृतिका के गाल जो शर्माहट के कारण गुलाबी हो गए थे, वो अब भी वैसे ही गुलाबी थे। शुरू में उसे लगा था कि निखिल की आवाज़ सिर्फ फ़ोन से उसे गूज़बम्प्स दे सकती है, लेकिन यहाँ उसके सामने जब वो उससे यह सब कह रहा था, तब उसकी धीमी आवाज़ फिर से उसके रोंगटे खड़े कर दे रही थी। कृतिका फिर से कांपने लगी थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके बोन्स आपस में टकराकर टूटते जा रहे हैं। उसके बदन में कोई जान बाकी नहीं रह गई थी। न जाने क्यों कृतिका ने फिर भी वह बात कही जिससे निखिल को निराश कर दिया। तो मैं आपको पसंद हूँ, इसलिए आप मेरे करीब आने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए, जो आप चाहते हैं मैंने आपको वो सब करने दिया। फिर क्या होगा? आपका मन भर जाएगा और आप किसी कचरे की तरह मुझे उठाकर कूड़े के ढेर पर फेंक देंगे। क्यों? यह कहकर तुम मेरे साथ साथ अपनी भी इंसल्ट कर रही हो। निखिल के चेहरे पर अब कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। पहली बार मुझे कोई ऐसी लड़की मिली है जिसे मैं दिल से पसंद करता हूँ। कुछ ऐसा ना कहो कृतिका जिससे मुझे अपनी पसंद पर भरोसा ना रहे। तुम जानना चाहती हो ना कि मुझे तुम में क्या पसंद है? तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारी चालाकी, डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट सिचुएशन का सामना करने से पीछे ना हटने की तुम्हारी मेंटालिटी, कभी ना हार मानने की तुम्हारी आदत, अपनी माँ के लिए तुम्हारा प्यार, वह सब बातें हैं जो मुझे तुम में पसंद है। निखिल आगे बोलता रहा। उसका चेहरा पूरी तरह एक्सप्रेशनलेस था। तुमने खुद कहा लाखों लड़कियां मुझे पसंद करती हैं और वह सब एक से बढ़कर एक खूबसूरत है। तुम बराबरी में उनके आसपास भी नहीं टिकती हो, फिर भी मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। मुझे खुद यह बात समझ नहीं आती। ऐसी क्या वजह है कि मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हें पसंद करता हूँ? कृतिका हैरान थी। जो कुछ निखिल ने अभी अभी कहा उससे उसे समझ आ गया था कि आखिर निखिल उससे वैसे बिहेव क्यों करता है, कि वह बार बार उसके करीब आने लगता है। कृतिका ने अपनी नज़रें झुकाई और धीमी आवाज़ में कहा, लेकिन मैं दोबारा प्यार में नहीं पड़ना चाहती और ना ही किसी के साथ कोई न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाहती हूँ। कृतिका का यह दूसरा जन्म था और दोनों ही जन्म में उसे बीरेंद्र और अनिकेत से इतनी नफरत मिली थी कि प्यार पर से उसका भरोसा उठ चुका था। दोनों ही जन्म में जिन दो मर्दों के वो सबसे ज़्यादा क्लोज थी, उन्होंने ही उसे धोखा दिया था। यहाँ तक कि उसकी मौत के कारण भी वही दोनों थे। यह कहा जा सकता था कि कृतिका का दिल बुरी तरह से जख्मी था और वह यह जख्म इतनी आसानी से नहीं भरने वाला था। कृतिका के चेहरे पर एक कड़वाहट भरी मुस्कान उभर आई। पहले उसने यह महसूस नहीं किया था, लेकिन इस वक्त जो कुछ भी हुआ उससे उसे यह एहसास हो गया कि अनिकेत और बीरेंद्र ने जो कुछ भी उसके साथ किया था, उसके बाद से वह किसी के लिए भी अपने मन में फीलिंग्स पैदा होने से डरती थी। मुझे लगता है कि मैं इस वक्त जैसी हूँ बहुत अच्छी हूँ। मेरा पूरा ध्यान अपनी माँ का ख्याल रखने पर है। इसके अलावा मैं किसी और रिश्ते के बारे में सोचना तक नहीं चाहती। कृतिका ने अपनी उंगलियों की तरफ देखते हुए कहा। निखिल से नज़रें मिलाने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। निखिल, मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि आप मुझे पसंद करते हैं। सच में मैंने ऐसा कभी सोचा तक नहीं था। आपका मुझे पसंद करना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, लेकिन मैं अभी ऐसे किसी रिश्ते के बारे में सोचना नहीं चाहती। निखिल ने तीखी नज़रों से कृतिका को थोड़ी देर तक बिना कुछ कहे देखा। कृतिका नर्वस फील करने लगी। आखिर उसने किसी तरह अपनी नज़रें उठाकर निखिल को देखा। वो सीधे उसे घूरे जा रहा था। उस वक्त उसके चेहरे पर सिर्फ दर्द दिखाई दे रहा था। अचानक से उसने कृतिका से सवाल किया, तुम्हें पता है इस वक्त मैं क्या करने के बारे में सोच रहा हूँ? कृतिका कंफ्यूज थी। निखिल ने अपनी मुट्ठी कसकर बांध ली। उसके जबड़े इतने कस गए थे जैसे वो आपस में दबाकर उसके ही दांत को तोड़ डालेंगे। फिर उसने कहा, मैं उन दोनों अनिकेत और बीरेंद्र को जान से मारने के बारे में सोच रहा हूँ। यह सुनकर कृतिका का गला अचानक से सूख गया। उसकी आंखों में आंसू भर आए। जब से उसका दूसरा जन्म हुआ था, तब से निखिल इकलौता ऐसा इंसान था जिसने उसे सबसे ज़्यादा प्यार और अपनापन दिया था। हर बार वो तब उसकी हेल्प के लिए सामने आया जब वो किसी बड़ी मुसीबत में फंसी हुई रहती थी।
अपने दोनों जन्मों में उसे किसी ने इस तरह से प्रोटेक्ट नहीं किया था जैसे निखिल ने। निखिल ने एक गहरी सांस ली। कृतिका लाख कोशिश करती रही निखिल को खुद से दूर धकेलने की, पर वो 1 इंच भी उससे दूर नहीं हुआ। लेकिन अब वो अपनी मर्जी से उससे अलग हो गया। कृतिका बस उसे पत्थर की मूर्ति बने देखती रही। निखिल ने उसकी सीट बेल्ट को लगाया, फिर कार स्टार्ट की और ड्राइव करने लगा। इस दौरान अपनी नजरें नीचे झुकाए कृतिका बार बार चुपके से निखिल के चेहरे को देख रही थी, मानो वो उसके मन में चल रही उथल पुथल को समझना चाह रही हो। आखिर उसके वो कहने का मतलब क्या था? क्या वो उसकी बात मान गया था? क्या अब वो उसके करीब आने की कोशिश नहीं करेगा? लेकिन निखिल के एक्सप्रेशनलेस चेहरे से उसके मन को पढ़ पाना इम्पॉसिबल था। इसलिए कृतिका के पास हार मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। आखिर ये आदमी सीधे सीधे उसे बताता क्यों नहीं कि उसका डिसीजन क्या था? उसे ऐसा लग रहा था जैसे वही निखिल से सवाल कर रही थी और वही निखिल की जगह अपने ही सवालों का जवाब भी दे रही थी। उसके बाद कृतिका ने अपना सर नीचे झुकाया और पूरे रास्ते अपनी सीट बेल्ट के बकल के साथ खेलने लगी, इस बात से अनजान कि निखिल ने फिर से उसे पलटकर प्यार भरी नजरों से देखा था। थोड़ी देर बाद वह हॉस्पिटल पहुंच गया। निखिल ने कार हॉस्पिटल की पार्किंग में लगा दी और कृतिका के साथ कार से बाहर निकला और दोनों हॉस्पिटल की तरफ बढ़ने लगे। 1 मिनट, निखिल ने कहा। कृतिका रुककर उसे देखने लगी कि निखिल क्या कर रहा था। उसने देखा कि निखिल ने कार की डिक्की ओपन की और उसने उसमें कुछ न्यूट्रिशन और टॉनिक से भरे बैग्स निकाले। निखिल डिक्की बंद कर वापस कृतिका के पास आया और कहा, चलो। उन बैग्स में कई चीजें थी, ज्यादातर हेल्थ प्रोडक्ट्स। उस वक्त निखिल सूट में था, उसके जूते अब भी चमक रहे थे और उसकी टाई ऐसी लगी थी जैसे वह किसी मीटिंग में जाने वाला हो। कृतिका की नजरें उस पर से हट ही नहीं रही थी। वह बड़ी मुश्किल से खुद को हंसने से रोक पा रही थी। ऐसा इसलिए क्योंकि इस वक्त निखिल के गुस्से से भरे चेहरे को देखकर और उसके सूट बूट में होने के बावजूद दोनों हाथों में थामे बैग्स को देखकर उसे ऐसा लग रहा था जैसे निखिल एक कुली है जिससे उसका सामान उठाने के लिए बहुत कम पैसे मिलने वाले हैं। कृतिका रह रहकर हल्का मुस्कुरा रही थी और निखिल बेचारा समझ नहीं पा रहा था कि यह लड़की उस पर हंस क्यों रही है। दोनों साथ में ही अनुराधा के कमरे में पहुंचे। वैसे भी अंबिका आंटी के जाने के बाद से किसी न्यू पेशेंट को उनके बेड पर एडमिट नहीं किया गया था, जिस कारण अनुराधा के बगल वाला बेड हमेशा खाली ही रहता था। इसलिए सेरा और बलवंत दोनों ही अंदर कमरे में उस खाली बेड पर बैठे हुए अनुराधा से बात करते या आराम करते थे। जब कृतिका और निखिल कमरे के अंदर आए तो उन्होंने दोनों को अनुराधा से बातें करते हुए देखा। अनुराधा के चेहरे पे खुशी के साथ साथ एक अलग ही चमक दिख रही थी। इसका मतलब साफ था कि वो तेजी से बहुत अच्छे से रिकवर कर रही थी। कृतिका के काम पर गए होने या घर पर उसके लिए खाना बनाने के लिए जाने के बाद भी सेरा और बलवंत के वहाँ उसके पास होने के कारण वो बोर महसूस नहीं करती थी। काफी समय से हॉस्पिटल में रहने के कारण बलवंत और सेरा दोनों ही अनुराधा से काफी घुल मिल गए थे। थोड़ी ही देर पहले तीनों ही आपस में हंस हंस कर बातें कर रहे थे। फिर निखिल और कृतिका पर नजरें जाते ही बलवंत और सेरा दोनों ने उनका वेलकम किया। ओबराय सर, कृतिका मैम। जब अनुराधा ने दोनों को उनका नाम लेते सुना तो उन्होंने पीछे पलट कर देखा। पिछली बार अनुराधा कृतिका से जान चुकी थी कि निखिल एक्चुअली में ओबराय कॉरपोरेशन का मालिक निखिल ओबराय है। इसलिए इस बार उसे हॉस्पिटल में देख वो सच में सरप्राइज हो गई। निखिल चलकर अनुराधा के पास गया और मुस्कुराते हुए उनसे कहा, आंटी। मिस्टर ओबराय। निखिल की ओरिजिनल आइडेंटिटी जानने के बाद और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि कृतिका अब ओबराय कॉरपोरेशन में काम करती है, अनुराधा की हिम्मत नहीं हुई कि वो निखिल को पिछली बार की तरह निखिल बेटा कहकर पुकारे। इस दौरान सेरा और बलवंत चुपचाप शांति से कमरे से बाहर निकल गए ताकि उन तीनों को डिस्टर्ब ना करे। निखिल ने वो बैग बगल वाले बेड पर रखते हुए कहा, आंटी आप प्लीज मुझे निखिल ही कहिए, आप बड़ी हैं। आपके मुंह से मिस्टर ओबराय सुनना अच्छा नहीं लगता। अनुराधा ने कृतिका की तरफ देखा। अब जब कृतिका उसकी कंपनी में काम कर रही थी तो वो कैसे उसे जो चाहे वो कहकर बुला सकती थी। कृतिका ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा,
ओबराय कॉरपोरेशन में जॉब मिलने से पहले निखिल सर और मैं सच में दोस्त थे माँ। निखिल लगातार कृतिका को तिरछी नज़र से गुस्से में घूरता जा रहा था, जिसके कारण कृतिका को हार मानकर यह कहना पड़ रहा था। आज काम के पहले दिन ओबराय सर ने मेरा काफ़ी ख्याल भी रखा। ही हेल्प मी अ लॉट टुडे। अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें अब से निखिल बेटा ही कहकर पुकारूंगी। अनुराधा ने निखिल की तरफ देखते हुए मुस्कुराकर कहा। तुम दोनों ने खाना खाया? अब तक तो नहीं, निखिल ने कहा। इतनी देर में कृतिका बगल से एक चेयर उठाकर निखिल के पास ले आई ताकि वो और खड़ा न रहे, लेकिन निखिल उस चेयर पर नहीं बैठा। तुम बैठो, मैं दूसरी चेयर ले लेता हूँ। इससे पहले कि कृतिका कुछ कह पाती, निखिल कमरे के कोने में रखी दूसरी चेयर उठाकर अनुराधा के बेड के तरफ रखकर उस पर बैठ गया। अरे बैठ भी जाओ, खड़े रहना है क्या तुम्हें? निखिल ने उसे घूरती कृतिका को देखकर कहा। यह काफ़ी ऑकवर्ड था, यहाँ तक कि अनुराधा के चेहरे पर भी अलग से एक्सप्रेशन आ गए थे। वो निखिल और कृतिका दोनों को गौर से देखने लगी कि इन दोनों के बीच में चल क्या रहा है। अनुराधा ने देखा कि कृतिका निखिल से आंख नजरें नहीं मिला रही थी और वो थोड़ी अनकंफर्टेबल भी थी। वो जानती थी कि उसकी बच्ची को कौन सी बात परेशान कर रही थी। यह कृतिका के लिए काफ़ी बेहतर होता कि कोई उसके करीब आकर उसके टूटे दिल को दोबारा जोड़ देता। लेकिन दूसरे पल में अनुराधा के मन में भी उलझन सी उठ गई। निखिल एक बहुत बड़े घराने का लड़का था। वो परेशान हो गई कि वो दोनों निखिल के स्टेटस को जरा भी मैच नहीं करते थे। यहाँ तक कि थोड़ी ही सक्सेस मिलने के बाद बीरेंद्र ने अपनी पत्नी और बेटी दोनों को छोड़ दिया, और अगर निखिल जैसे बड़े घर के लड़के ने वैसा ही कुछ किया तो अपनी बेटी की हेल्प करवाना अनुराधा के लिए पूरी तरह इम्पॉसिबल था। लेकिन निखिल उस बीरेंद्र के जैसा नहीं लगता था, फिर भी वो काफ़ी टेंस और डरी हुई थी। हो भी क्यों ना, दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। पहले बीरेंद्र, फिर अनिकेत। अनुराधा के मन में एक साथ कई ख्याल उमड़ रहे थे, जो कृतिका की आवाज़ सुनकर थम गई। कृतिका ने पूछा, माँ आपने खाना खाया? अनुराधा ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मैंने खा लिया। बलवंत और सेरा ने मेरे लिए खाना ऑर्डर किया था। वो डॉक्टर के सजेस्टेड डाइट के अनुसार ही थे, लेकिन हॉस्पिटल के खाने से बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। बलवंत और सेरा दोनों को ही अनुराधा की कही बात सुनाई दे गई और उन्होंने मन ही मन सोचा, खाना अच्छा कैसे नहीं होता। निखिल ने खुद गजेंद्र नाथ को ऑर्डर देकर उनके लिए खाना जो तैयार करवाया था। हॉस्पिटल कैंटीन में तैयार हुए खाने को 5 स्टार होटल में तैयार हुए खाने से कंपेयर करना इम्पॉसिबल था, और चूंकि अनुराधा के लिए खाने का ऑर्डर पर्सनली निखिल ओबराय ने दिया था, इसलिए होटल के हेड शेफ ने खुद वो मील तैयार किया था। अनुराधा ने घड़ी की तरफ देखते हुए उन्हें डांटते हुए कहा, तुम दोनों ने अब तक कुछ नहीं खाया, जल्दी से जाकर पहले कुछ खाओ, बातें बाद में भी हो सकती है। पीक आवर होने के कारण रास्ते में ट्रैफिक जाम काफ़ी जोरदार था। हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते निखिल और कृतिका को रात के 8 बज चुके थे। बच्चे, तुम्हें आने से पहले खाना खा लेना चाहिए था ना। अनुराधा ने कृतिका को हल्की डांट लगाई। मैं अब पहले से काफ़ी बेहतर हूँ, बस यहाँ से डिस्चार्ज होने का वेट कर रही हूँ, इसलिए आगे से मेरे पास जल्दी आने के चक्कर में तुम अपने खाने पीने की टाइमिंग मत बिगाड़ना। और तुम खुद भूखी रह गई, समझ में आता है। तुम्हें निखिल बेटा को भी भूखे कैसे रहने दिया? कोई बात नहीं आंटी, बल्कि बलवंत ऑलरेडी खाने को ऑर्डर करने जा चुका है, जल्दी ही खाना आ जाएगा, निखिल ने कहा। हमें लगा कि अगर हम खाना खाने के बाद आएंगे तो आने में काफ़ी देर हो जाएगी। अनुराधा ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन आगे से ऐसी गलती करने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं पूरी तरह से ठीक हूँ और अपने सारे काम खुद कर सकती हूँ। डॉक्टर्स बस मेरे कंडीशन को थोड़ा और समझने के लिए मुझे यहाँ रोके हुए हैं। जल्दी ही वो मुझे डिस्चार्ज कर देंगे। अरे हाँ, मैंने आज डॉक्टर से पूछा, उन्होंने कहा कि इस सैटरडे को डिस्चार्ज हो सकती हूँ। अनुराधा ने खुशी से दोनों को बताया। फाइनली अब कृतिका को हर वक्त हॉस्पिटल और ऑफिस के बीच चक्कर नहीं लगाना पड़ता। निखिल ने तुरंत मौके का फ़ायदा उठाया और कहा, तो मैं सैटरडे को आप लोगों को घर शिफ्ट होने में हेल्प करूँगा। अनुराधा ने तुरंत मना करते हुए कहा, नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, ऐसे भी तुम्हें काफ़ी काम रहता है। कोई बात नहीं आंटी,
ऐसे भी मैं सैटरडे को फ्री हूँ और बलवंत और सेरा भी हमारे साथ ही होंगे। इससे आप लोगों को अपने लगेज को कैरी करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। निखिल ने पोलाइटली कहा। यह उन यह वो वक्त था जब अनुराधा को ध्यान में आया कि बलवंत और सेरा निखिल के ही तो बॉडीगार्ड थे, जिन्हें उसने उन दोनों की सुरक्षा के लिए वहां हर वक्त उसके साथ रहने का ऑर्डर दिया था। भले ही वहां रहते हुए दोनों को कुछ प्रॉब्लम्स उठानी पड़ी थी, लेकिन उन दोनों के कारण ही कृतिका और अनुराधा सेफ थे। अनुराधा मुस्कुराई और उन्होंने निखिल की बात मान ली। ठीक है, फिर उस दिन तुम्हें हमारे साथ दोपहर का खाना भी खाना होगा। निखिल की आंखें चमक उठी। उसने बिना किसी मेहनत के खुद को आसानी से कृतिका के घर में खुद ही इनवाइट कर लिया था। जरूर आंटी। बहुत अच्छा। अब यह बताओ कि आज कृतिका के काम का पहला दिन कैसा रहा? क्या उसने अच्छे से काम किया? अनुराधा ने मुस्कुराते हुए निखिल से सवाल किया। कृतिका हैरान होते हुए कहा, माँ, इन्हें कैसे मालूम होगा? मैं तो दूसरे डिपार्टमेंट में काम करती हूँ। मुझे कैसे नहीं मालूम होगा? जब से मुझे पता चला है कि तुम मेरी कंपनी ज्वाइन कर रही हो, तब से मैं तुम्हें ऑब्जर्व कर रहा हूँ। निखिल ने तिरछी नज़रों से पहले कृतिका को घूरा, फिर अनुराधा की तरफ देखते हुए कहा, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं आंटी। कृतिका काफ़ी टैलेंटेड है और जब तक मैं उसके साथ हूँ, उसे उसकी काबिलियत के अनुसार न्यू अपॉर्चुनिटी भी मिलती रहेगी। अनुराधा ने खुशी से मुस्कुराते हुए कहा, भगवान का शुक्र है कि तुम उसके साथ हो। मुझे अब कोई चिंता नहीं। थोड़ी देर के बाद बलवंत और सेरा गजेंद्र के हाथों से तैयार हुआ डिनर लेकर वहां आ चुके थे। कृतिका सरप्राइज थी कि डिनर में जो भी डिश लाई गई थी वो सब कृतिका की पसंदीदा डिश थी। वह न चाहते हुए भी निखिल की ओर देख पड़ी। यह सब इत्तेफाक नहीं हो सकता। उन दोनों ने इससे पहले सिर्फ एक बार आज दोपहर में साथ खाना खाया था। उसे उसकी पसंदीदा डिश के बारे में पता कैसे चला? लेकिन जैसे ही उसके मन में ये सारे ख्याल आए, तभी निखिल ने मखाने से बनी खीर की कटोरी उसकी तरफ बढ़ाई। तुम्हें मखाने की खीर बहुत पसंद है ना? कृतिका हैरानी से उससे पूछ बैठी। आपको यह कैसे पता चला? निखिल ने बिना एक पल गवाए सेरा और बलवंत को ढाल बना दिया और कहा, इन दोनों ने मुझे बताया। उन दोनों को बारी बारी से सर्व कर रहे बलवंत और सेरा अपनी तरफ इशारा होते ही सख्ते में आ गए। उनके बॉस ने उन्हें दहकते अंगारे पर जलने के लिए फेंक दिया था। फाइनली कृतिका को समझ में आ गया कि इतने दिनों से वो दोनों बार बार उसकी पसंद और नापसंद की चीज़ों के बारे में उससे क्यों पूछा करते थे। पहले जब वो हॉस्पिटल में उसकी माँ और उसके साथ मिलकर खाना खाते थे, तो बलवंत और सेरा बातों ही बातों में यूं ही उससे कुछ न कुछ सवाल पूछ लिया करते थे, लेकिन उस वक्त उसने कभी उनकी बातों पर गौर नहीं किया था। अब उसे पता चला कि वो यूं ही कुछ भी नहीं पूछा करते थे। वो दोनों उससे जुड़ी हुई हर बात निखिल को बताया करते थे। निखिल ने गोभी का पराठा कृतिका की तरफ बढ़ाते हुए उससे पूछा, कल दोपहर में क्या खाना पसंद करोगी? उसने वह सवाल सीधे उसकी माँ अनुराधा के सामने पूछा। वह इससे उनके रिश्ते के बारे में कुछ गलत जरूर समझ सकती थी। कृतिका ने टेबल के नीचे से ही निखिल को जोर से एक लात मारी। निखिल ने अपना पैर सहलाते हुए बड़े ही मासूमियत से कृतिका से सवाल किया, तुमने मुझे लात क्यों मारी? कृतिका सकपका गई। यह आदमी जानबूझकर ऐसा कर रहा था। कृतिका को बहुत गुस्सा आया। उसने अपने एक हाथ से अपना चेहरा ढक लिया और जब अनुराधा उसकी तरफ नहीं देख रही थी, तब उसने निखिल को गुस्से से घूरा। लेकिन निखिल ने उसके गुस्से पे कोई रिएक्शन नहीं दिया, बल्कि उसकी तरफ स्पेनिश ऑमलेट बढ़ाते हुए कहा, तुम कल दोपहर में सीधे मेरे ऑफिस जाना और मेरा वेट करना। शुक्र था कि इस बार निखिल ने धीमी आवाज में कहा था, जिसके कारण अनुराधा को यह बात सुनाई नहीं दी। लेकिन इस तरफ से खुसुर पुसुर बातें करना उन्हें एक दूसरे के और करीब ले आ रहा था। अगर उसे मालूम होता कि यहाँ यह सब होने वाला है, तो वो यहाँ आने से पहले बाहर ही खाना खा कर आती। यह अनुराधा के सामने वहाँ खाना खाने से काफ़ी बेहतर होता। कम से कम उसे अपनी माँ के सामने शर्मिंदा तो नहीं होना पड़ता। इस पूरे वक्त कृतिका इन सब बातों के कारण काफ़ी परेशान थी। उसे लग रहा था कि वह जो कुछ भी खा रही है वो सब बाहर निकल जाएगा।
निखिल ने भी कृतिका की फीलिंग्स को समझ लिया था, इसलिए खाना खाने के तुरंत बाद वो अनुराधा और उसे बाय कर वहां से चला गया। कृतिका को सी ऑफ कराओ, वो अकेले ही जा रहा है, अनुराधा ने कृतिका से कहा। कृतिका ने पहले निखिल को देखा, फिर अनुराधा से कहा, ठीक है माँ, मैं 10 मिनट में आती हूँ। अनुराधा ने मुस्कुराकर हामी भरी। उसके बाद कृतिका निखिल के पीछे पीछे चल पड़ी। अब तक 10 बज चुके थे, लेकिन फिर भी हॉस्पिटल में काफ़ी लोग नजर आ रहे थे। विजिटिंग आवर्स खत्म होने ही वाला था, इसलिए शायद इस वक्त वहाँ इतनी भीड़ थी। क्या होगा आगे जानने के लिए इसका नेक्स्ट भाग देखें। धन्यवाद।